गुड इवनिंग सर। और गौरव जी बताइए कैसे हैं। सर बढ़िया। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए भाई। एक बार सर मेरा नाम गौरव, मेरा नाम स्टार्ट करूँगा। फिर से start हाँ सर, मेरा नाम गौरव है और मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से बिलोंग करता हूँ। 2018 में मैंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की से अपना बीटेक कंप्लीट किया प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। और सर 2019 में मैंने सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी प्रारंभ की और उसी दौरान मैं 2019 में सिविल सेवा की परीक्षा में इंटरव्यू चरण तक पहुंचा था। और सर वर्तमान में मैं वापस से दोबारा से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और इसके अलावा सर हॉबीज में मुझे चेस खेलना और फ्लूट बजाना पसंद है। चेस खेलना और फ्लूट बजाना। जी सर। जी, तो आपने IIT रुड़की से अपना बीटेक किया है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो आप इतने अच्छे और इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से आप बीटेक करके आए हैं, तो आप ये सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं? आप कहीं भी अपना कैरियर बना सकते हैं। आपको कम से कम 50-60 लाख के पैकेज स्टार्टिंग से मिलता है IIT में। जी सर, ये बात थी, मेरे पास ऑप्शन था कि मैं अपना कैरियर बना सकता था। लेकिन सर सिविल सेवा का जो चार्म है वो सर मेरे पास मतलब सर जो जिस समाज से मैं आया हूँ वहाँ पे शुरू से ही था। और सर उस ढांचे में मुझे भी काफी शुरू से इस बात को लगा कि ये जो सिविल सेवा है जो वैरायटी देती है, जो वर्सैलिटी देती है, जो कैरियर के ऑप्शंस देती है, जो सर डिमांड सप्लाई जो सिविल सेवा में उपलब्ध हो सकती है सर वो किसी भी अन्य सेवा में उपलब्ध नहीं हो सकता है। और साथ में आप जिस समाज से आते हैं आप उसके लिए भी काफी कुछ सर सिविल सेवा से करने का आपको अवसर मिलता है। तो इस वजह से मैंने तो आप चार्म के लिए आना चाहते हैं सिविल सर्विस। यस सर। किस तरह का चार्म है? हमें तो नहीं लगा सर अभी आप हाँ जी सर बोलिए। अभी अभी आपने रिसेंटली न्यूज पढ़ी होगी, 3 IPS ऑफिसर को वॉलेंटरी रिटायरमेंट दे दिया गया, कंपल्सरी रिटायरमेंट। तो मुझे तो लगता नहीं कि कोई चार्म वार्म है इस सर्विस में। ऊपर से क्या कहते हैं, बेइज्जत करके निकाले गए हैं हमारे 3 ऑफिसर। सर उनकी जो सर चार्म की जो बात है वो ये है कि अगर मैं अपनी सेवा को अगर सही से नहीं कर पाता हूँ और जो सिविल सेवा की जो डिमांड है अगर मैं उसको नहीं पूरी कर पाता हूँ तो सर ये सही होना चाहिए और ये मेरे हिसाब से ये मेरे साथ भी होना चाहिए। और सर चार्म तो जब मुझे प्रशिक्षण मिलेगा और जब वाकई में मैं सही से उसको लागू कर पाऊंगा तब मुझे वाकई में सही से अंदाजा होगा। सर अभी तो मतलब जो है कि सिविल सेवा में जो जितना मुझे पता है कि आप नीति निर्माताओं के साथ आप काम करते हैं और अपने डिपार्टमेंट्स के हेड रहते हैं, तो सर इस हिसाब से सर ये वाला चार्म अभी मेरे सामने ही है। अच्छा, जो मैंने आपको दूसरा भाग पूछा, अपने IPS ऑफिसर को वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया गया, उसके बारे में आपको क्या कहना है? जी सर। आपको पता है इस बारे में? सर ये था कि जी सर इसके बारे में मैंने न्यूज पढ़ी थी। तो सर उसमें ये था कि उन लोगों ने अपनी सर्विसेज में कमी की थी। जैसे जो जो काम उनको सौंपे गए थे जो IPS ऑफिसर थे, तो सर जो पूरी रिपोर्ट बनती है उस रिपोर्ट में गृह मंत्रालय के रिपोर्ट में ये आया था कि आप अपने कार्य को सही तरीके से करने में सक्षम नहीं है और इस वजह से उनको सर VRS दिया गया था। आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं जो आपको सिविल सर्विसेज के लिए सूटेबल कैंडिडेट बनाती हैं? सर सिविल सेवा की जो एक क्वालिटी की जो डिमांड है वो है कि कोई भी डिसीजन लेते समय हमें ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो सर ये जो ऑब्जेक्टिविटी की जो डिमांड है सर, मैं जब मैंने इवन IIT की जब प्रिपरेशन की थी तब से और अब तक इस अनुभव को मैंने सीखा है कि डिसीजन को ऑब्जेक्टिविटी से किस तरह से लेते हैं और कोई भी डिसीजन लेते समय हमें क्या क्या पॉजिटिव निगेटिव सोचने चाहिए। तो सर पहली तो ये क्वालिटी है। सर दूसरी क्वालिटी ये है कि मेरे अंदर जो धैर्य है, एक सिविल सेवा के अंदर जो भी चुनौतियां होती हैं उसके सामने उसको धैर्यशील होना चाहिए। तो सर मैं काफी इस मामले में धैर्यशील हूँ और मैं चुनौतियों से घबराता नहीं हूँ। और इसके अलावा सर मैं नवाचार को लेके काफी उत्साहित रहता हूँ। और ये सिविल सेवक के लिए सर जो वर्तमान समय में जो चुनौतियां हैं, ये जो नवाचार वाली बात है, ये सिविल सेवक के लिए एक नई जरूरत बन के सामने आई है कि जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं किस तरीके से नए तरीके से सुलझाना चाहिए। तो सर मैं उस तरीके का प्रयास अपने अंदर देखता हूँ कि मेरे अंदर वो पाई।
अपनी ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग का कोई उदाहरण दीजिए। सर ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग का जो सबसे बेसिक एग्जांपल था, जैसे जब सर सिविल सेवा की मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे पास काफी ऑप्शन थे कि जैसे सर ऑप्शन थे कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए या फिर ऑप्शनल कौन सा चूज करना चाहिए। तो सर यहाँ पे मैंने प्रॉपर मार्किंग की और देखा कि कौन सी, जैसे प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मेरी ब्रांच है तो वो सिविल सेवा के सर ऑप्शनल में उपलब्ध नहीं थी। तो मैंने देखा कि इससे मिलती जुलती क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं और क्या क्या चीजें सामने के ऑप्शन में, मतलब जो सिविल सेवा में है उसमें मौजूद है। सर एक तो ये था। इसके अलावा सर दूसरा था कि जब सर आईआईटी रुड़की में मैं एक सर हमारे आईआईटी रुड़की में एक हिमालयन एक्सप्लोरर ग्रुप था, तो एचईसी, उसको एचईसी बोलते हैं सर, हिमालयन एक्सप्लोरर क्लब था। तो उसमें मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे था। तो वहां पे भी जब हम लोग कभी भी जाते थे कैंपिंग करने या फिर पर्यटन करने जाते थे, तो सर एक ऑब्जेक्टिव जो डिसीजन ये होता था कि किन किन लोगों को ले जाना है वहां पे। तो हम लोग क्या करते थे कि प्रॉपर कंडीशनिंग कराते थे, सबकी स्ट्रेंथ देखते थे और जो लोग उसमें क्वालिफाई करते थे कि इतनी स्ट्रेंथ है तो उन्हीं लोग को हम लोग लेके जाते थे। सर ये एक दो मैं देख पा रहा हूँ अभी ऑब्जेक्टिव। गौरव जी, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? सर भूगोल। भूगोल आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अच्छा, आप आपका भूगोल ऑप्शनल सब्जेक्ट है, प्लस आप एक इंजीनियर भी है। तो अभी रिसेंटली एक ब्लॉकेज हुआ था सुएज कनाल में। हाँ, तो उसके बारे में कुछ बताइए, सुएज कनाल की इंपॉर्टेंस बताइए, और जो ब्लॉकेज हुआ था वो क्यों हुआ था, और फ्यूचर में ना हो इसके लिए क्या करें ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सर सुएज कैनाल इंडियन ओशियन से अटलांटिक ओशियन को, मतलब सॉरी, ये मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर को कनेक्ट करता है और भारत से यूरोप सामान पहुंचाने का, जो भी सामान पहुंचाने का बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। तो सर इसकी लोकेशन जब इजराइल के पास जो सिनाई पेनिनसुला है, मिस्र के पास, वहां पर इसकी लोकेशन है। सर दूसरी बात, जो ये ब्लॉकेज हुआ था, ये एक एमबी एवर गिवन नाम का जहाज था, उसकी लंबाई 400 मीटर थी और जो सुएज कैनाल की चौड़ाई थी, इसमें वो आंधी में फंस के उसी तरीके से घूम गया था और रेत में जो जो किनारे किनारे रेत होती है जो भी कैनाल के, उस रेत में काफी फंस गया था। तो इस वजह से वहां पे ब्लॉकेज हो गया था। सर ये इसके बाद इसको काफी समय लगा, 5-6 दिन लगे और वहां से ब्लॉकेज हटाया गया। और सर ये क्या करता है, जब इंडिया से या फिर जब भी एशिया से हमें यूरोप में जाना हो, तो अगर हम सुएज कैनाल को पास थ्रू नहीं करते, अगर हम दूसरा रास्ता देखते हैं, तो हमको अफ्रीका से, मतलब जो केप ऑफ गुड जो सर केप ऑफ गुड होप है, वहां से होके जाना पड़ता है। तो काफी लंबा ये रास्ता पड़ता है। सर फ्यूचर में ये दोबारा से ना हो, तो इसका सर एक अच्छा रास्ता ये है कि हम लोग एक बगल में से 2 लेन सुएज कैनाल बना दें। जैसे अभी सर यहाँ पे प्रोजेक्ट चल भी रहा है, आधा काम कंप्लीट भी हो चुका है, उसे हम लोग को जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा ताकि 2 लेन हो जाए। अगर एक में कभी ब्लॉकेज आती भी है तो दूसरा वापस खुल जाए। और सर ये तो वहां का 2 लेन है, और साथ में सर इजराइल में अभी प्रयास चल रहा है कि इजराइल के रास्ते कुछ रास्ता दिया जाए कि सुएज कैनाल का अल्टरनेट रूट, बेसिकली सर हमें अल्टरनेट रूट पे काम करना होगा। जो अभी एग्जिस्टिंग हमारा सुएज कनाल है, वहां कुछ हम ऐसा नहीं कर सकते कि जिससे ब्लॉकेज ना हो, अल्टरनेट पे जाना जरूरी है। सॉरी सर, कुछ इसके बारे बताइए, में कुछ आइडिया नहीं है। फ्लो एनालिसिस, कुछ ज्योग्राफी है आपका, इंजीनियर भी है आप। यस सर, इंजीनियरिंग थैंक की यू है ना सर आपने? आइडिया। जी सर, थैंक यू सर, आइडिया मुझे आ गया है। सर हम लोग एक काम ये कर सकते हैं वहां पे कि जो जैसे जो कारण था जहाज फंसने का, ये कारण था, एक तो आंधी में फंसी थी जहाज और पूरी उसकी लेंथ थी जो कि कैनाल की चौड़ाई के बराबर हो गई थी, और किनारे के जो बैंक था, जो कैनाल का बैंक था, वहां पे जो रेत थी उसमें वो फंसी हुई थी। तो सर ये कारण से अगर हम इंजीनियरिंग और ज्योग्राफी के हिसाब से अगर जोड़ के सोल्यूशन देखें, तो हम लोग ये काम कर सकते हैं कि वहां पे क्या किया जाए, टर्बुलेंस पानी की बढ़ाई जाए जिससे जो रेत है वो निकल सके। ये किया जाए। सर हम लोग थोड़ा सा फ्लो भी बढ़ा सकते हैं, एक काम ये कर सकते हैं, उसकी चौड़ाई भी बढ़ा सकते हैं, जो सुएज कैनाल है उसकी चौड़ाई भी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। और सर तीसरा काम ये कर सकते हैं कि वहां पे जो जहाज, जैसे 400 मीटर की जो लेंथ थी और जो वेट था जिससे वो फंस गया एकदम, वो एंड लिमिट थी, सर उसको घटा के थोड़ा और कम कर दिया जाए तो अल्टरनेट रूट की जरूरत नहीं पड़े। सर मेरे दिमाग में भी यही सोल्यूशन आ रहे हैं कुछ जियोग्राफी और इंजीनियरिंग से मिलके।
अच्छा, डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में सुने हैं? जी सर। तो क्या प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का डिसइन्वेस्टमेंट ठीक है? सर मेरी व्यक्तिगत राय है कि डिसइन्वेस्टमेंट अगर जो भी मतलब सर ठीक है, इस पक्ष में सर मेरा मानना है कि सर प्रॉफिट मेकिंग को डिसइन्वेस्टमेंट नहीं किया जाना चाहिए और उसको सरकार को अपने पास रखना चाहिए। और जो लेकिन सर जो गवर्नमेंट का जो मतलब इस संदर्भ में जो उनका ये मानना है कि सरकार को बिजनेस नहीं करना चाहिए, तो इस वजह से सर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। लेकिन सर मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि इसको नहीं किया जाना चाहिए जो प्रॉफिट मतलब गवर्नमेंट का डिसीजन गलत है प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज करने का? हाँ सर, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। लेकिन जो गवर्नमेंट के पॉइंट्स है वो भी सर बिल्कुल उनके सकारात्मक बिंदु हैं। जो गवर्नमेंट ने जिन पॉइंट्स के हिसाब से डिसइन्वेस्टमेंट किया है सर, वो डिसीजन गलत नहीं लगता है। लेकिन क्योंकि सर जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सर जो डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम बन रही है प्रॉफिट मेकिंग से, वो दूर कर दिया जाए तो डिसइन्वेस्टमेंट होना चाहिए। सर कुछ जो जैसे प्रॉब्लम्स क्या है, जैसे प्रॉब्लम है? सर जैसे जो वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके हितों का ध्यान रखा जाए कि उनकी जो जो अभी उनको फैसिलिटीज मिल रही हैं वो उनको तब भी मिले जब डिसइन्वेस्टमेंट हो जाए। साथ में सर जो गवर्नमेंट की जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां जैसे ओएनजीसी हुई या आईओसीएल हुई, इनका काफी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि इनका अगर हम प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं या फिर डिसइन्वेस्टमेंट करके गवर्नमेंट के स्टॉक्स कम कर देते हैं, तो जो स्ट्रेटेजिक जो इंडिया के जो हित हैं वो प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो हमें वो चीज सर 2-3 ध्यान में रखना। नहीं, तो ये तो गवर्नमेंट ने सारे पॉइंट्स बोले हैं। स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में नहीं होगा, ये भी गवर्नमेंट ने बोला है। एम्प्लॉयज के स्टेक्स का ध्यान रखा जाएगा, गवर्नमेंट ने ये भी बात बोली है। पर फिर भी क्या आपको लगता है कि प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज को सोल्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपकी पॉइंट्स तो सारे का गवर्नमेंट एड्रेस कर रही है जो आप ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं। सर अगर ये चीज हो रही है तो एक जो इश्यूज और है जो गवर्नमेंट सामान्यतः जो आलोचना गवर्नमेंट सामना करती है जिस चीज का, कि जब हम लोग वैल्यूएशन करते हैं किसी भी जैसे सर जो भी कंपनी है प्रॉफिट मेकिंग, तो जब हम उसकी वैल्यूएशन करते हैं तो वो वैल्यूएशन सही से हो पाए, गवर्नमेंट को बाद में नुकसान ना हो। तो सर ये एक मुझे लगता है ये मुद्दा अगर सॉल्व हो जा रहा है तो फिर तो कर देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को बिजनेस से हटना ही चाहिए। गवर्नमेंट अपना गवर्नेंस पे ही रहे तो सर ज्यादा अच्छा है। तो अच्छा, ये जो हमारे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि कोरोना वायरस केसेस बढ़ रहे हैं एकदम, तो इसके पीछे का क्या रीजन है, कुछ बता सकते? एकदम से कैसे बढ़ने लगे? तो कम हो रहे थे? सर इसके 2-3 रीजन है। एक तो ये कि जब केसेस बहुत कम होने लगे तो थोड़ी सी जनता के तरफ से बहुत लापरवाही शुरू हो गई। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। साथ में इधर त्योहारी सीजन आ गया, काफी होली आ गई, नया साल आ गया, तो सर ये चीजें आ गई साथ में, तो गैदरिंग काफी हुई। और जो फ्लो है माइग्रेंट का वो वापिस से शहर से गांव की तरफ और गांव से शहरों की तरफ हुआ। तो सर एक तो ये रीजन है कि गैदरिंग और जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स थे वो सही से लागू नहीं कर पाए, मतलब वो जनता की तरफ से काफी लापरवाही हुई। सर एक जो दूसरा रीजन है जो कि अभी उतना बड़ा मतलब कारण नहीं है, आगे चल के और हो सकता है ये, कि जो म्यूटेंट वायरस थे जो यूके से और साउथ अफ्रीका के जो स्ट्रेन थे, उसका भी सर धीरे धीरे इम्पैक्ट दिख रहा है। कि खास करके जो कोरोना केसेस अगर हम देखें तो मुंबई और जो महाराष्ट्र का एरिया है जहां पर क्या बोलते हैं सर, जहां पर ये जो माइग्रेंट का और ये इनका फ्लो है वहीं पे ज्यादा बढ़ रहा है। तो सर वो ये मेन कारण है कि गैदरिंग और ये सारे कारण। अच्छा, तो अभी इलेक्शंस कराना ठीक है अभी कोविड के पीरियड में? सर इसमें मेरा मानना ये है कि इलेक्शन, क्योंकि संविधान की गारंटी है, लोकतंत्र में इलेक्शन बहुत जरूरी है और चुनी हुई सरकार वापिस आए। और सर जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो इस मामले में काफी प्रतिस्पर्धी है, काफी कॉम्पिटिटिव और प्रॉपर गाइडलाइन के साथ इलेक्शन करा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का वो एटलीस्ट बूथ पे और जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है या फिर जो भी लोग ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उस लेवल पे वो काफी ध्यान दे रहा है। तो सर मेरे हिसाब से क्योंकि ये संवैधानिक दायरे में है तो इलेक्शन तो होने ही चाहिए, वो जरूरी है। उनको लगता है आप न्यूज़ चैनल नहीं देखते?
तो सर क्यों, न्यूज चैनल देखते हैं आप? यस सर, कुछ देखता हूँ थोड़े बहुत। इलेक्शन कैंपेनिंग में हजारों की भीड़ जमा हो रही है, देश में प्रतिदिन 68,000 के ऊपर केसेस आ रहे हैं, उसके बाद भी हमारे इलेक्शन कमीशन वो कराया, इलेक्शन कराया जा रहा है। तो आपकी जो है संवैधानिक, आपकी जो आपने कहा कॉम्पिटिटिवनेस है उसके और लोगों की जान पे क्या कंपेयर करेंगे, क्या ज्यादा जरूरी, लोगों की जान ज्यादा जरूरी है इलेक्शन? सर अगर दो बातों में आए कि लोगों की जान ज्यादा जरूरी है और इलेक्शन, तो सीधी बात है सर, यहाँ पे मेरा मत यही रहेगा कि लोगों की जान ज्यादा जरूरी है। लेकिन सर इन चीजों का जो रैली वाली प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इन चीजों को प्रॉपर अगर गाइडलाइन का फॉलो कराया जाए तो ये चीजें दूर हो सकती हैं। और सर इसके हिसाब से जो जो भी गाइडलाइंस है अगर वो फॉलो नहीं हो रही हैं तो इलेक्शन कमीशन को उसका संज्ञान लेके और उसको प्रॉपर लागू कराना चाहिए। अच्छा, आप लेकिन सर एसडीएम दोनों चीजें होंगे, आप एसडीएम होंगे तो आप इन गाइडलाइंस का पालन कैसे कराएंगे? सर अगर मैं एसडीएम रहा तो सर सबसे पहले मैं ये करूंगा कि जो भी व्यक्ति की रैली है सर उसको सबसे पहले मैं जवाबदेह बनाने का प्रयास करूंगा कि रैली की अनुमति तभी दूंगा जब वो जवाबदेही स्वीकार करे कि इससे ज्यादा भीड़, जो एक लिमिट है मान लीजिए सर जो भी एरिया है, अगर वहां पे जो भी ग्राउंड है या फिर जहां पे भी रोड शो होने हैं, जहां पे भी वो होने हैं, तो मैं सर इस बात का प्रयास करूंगा आंकड़े इकट्ठे करके कि कितने लोगों की वहां पे लिमिट प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अलाउ की जा सकती है। और सर मैं उसके चेक पॉइंट कुछ बनाऊंगा कि अगर इतने नंबर ऑफ फुट अगर फॉल अंदर हो रहे हैं तो उसके बाद लोगों को अलाउ नहीं किया जाए। सर मैं इस तरह से कुछ गाइडलाइन फॉलो कराने का प्रयास करूंगा। इसके अंदर जो मास्क है और जो पब्लिक सैनिटाइजर है और जो बाकी चीजें हैं कि वहां पे जो हैंड वॉशिंग की बताइए बताइए, हो गया हो गया हो गया। पर अब ये बताइए, मुझे लगता है आप ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर है कि हमारे जो आप शायद बंगाल की जो इलेक्शन कैंपेन उसको फॉलो नहीं कर रहे। उसमें देख लीजिए हमारे बड़े बड़े नेता किस तरह से, इतना बड़ा लार्ज उनका मास कैंपेनिंग होता है, पूरी धज्जियां उड़ाई जा रही कोविड कहते हैं गाइडलाइंस की। अगर वहां आप एसडीएम होते तो आप क्या ही कर लेते? जो आप हमको बता रहे हैं कि ये करेंगे, ऐसा कुछ तो नहीं कर पाएंगे। सॉरी सर, मैं इसके बारे में फिर देखना चाहूंगा और मैं फिर इसकी कुछ प्लानिंग करना चाहूंगा क्योंकि सर अभी मुझे इसका वाकई में आइडिया नहीं है। ठीक है हमारी तरफ से इतना ही है। अब नेक्स्ट हमारे पैनल मेंबर है वो आपका और क्वेश्चन। तो गौरव जी, आपने बताया कि आप देवरिया जिले से हैं। सर आवाज कट गई है। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी। आपने बताया कि आप देवरिया जिले से हैं, तो क्या समस्याएं हैं देवरिया जिले में जिनको आप वहाँ पे दूर करना चाहेंगे? कुछ ऐसे 5 समस्याएं बताइए। सर क्योंकि देवरिया जिला अगर हम देखें तो पूर्वांचल से बिलोंग करता है और ईस्ट यूपी की जितनी समस्या है वो देवरिया जिले में भी कॉमन समस्या है। अगर मैं कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स की बात करूं देवरिया जिले की, तो एक तो है सर वहां पे गंडक नदी बहती है, तो इस वजह से काफी बाढ़, क्योंकि बिहार से सटा हुआ इलाका है, बिहार का सीवान डिस्ट्रिक्ट है वहीं से सटा हुआ है, तो इस वजह से वहां पे बाढ़ की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है और ये वहां पे रहती है। इसके अलावा जो क्या बोलते हैं वहां पर डेंगू की, क्योंकि पूर्वांचल का साइड है तो वहां पे डेंगू एक हेल्थ की सबसे बड़ी इशू है। इसके अलावा सर अगर हम देखें तो एजुकेशन और लिटरेसी में, हालांकि ये अगल बगल के जिलों से बढ़िया है लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वहां पे काफी डाउन। तो आप इनको दूर करना चाहेंगे? जी, आपने अभी जैसे सर ने पूछा था तो आप बताते कि एचएससी की कैंपिंग में आप लोग हिमालयन टूर पे आपने काफी काम किया है। तो पर्यावरण समस्याएं जो हैं हिमालय में, वो विकास बनाम पर्यावरण समस्याएं, इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरा चीज मेरा इसी में एक प्रश्न और है कि जब आप जा रहे होंगे वहां पे तो आपको क्या नजर आता होगा कि विकास ज्यादा जरूरी है कि पर्यावरण का ध्यान रखना जरूरी है? क्योंकि अभी हाल ही में जैसे तपोवन जो इंसिडेंट था वहां पे, चारधाम प्रोजेक्ट जो था, इनको लेकर के बहुत ज्यादा मतलब वो समस्याएं आ रही थी। लोग बोल रहे थे कि चारधाम प्रोजेक्ट खत्म कर देना चाहिए, और जैसे तपोवन वाला है, लोग बोल रहे थे कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इनको नदियों को मतलब निर्वाह मतलब आसानी से बहने देना चाहिए। तो आपका क्या मत है कि विकास बनाम जो पर्यावरण का मुद्दा है? सर मेरे अनुसार विकास बनाम पर्यावरण में दोनों का बैलेंस हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो उसकी वजह से भी काफी लाइफ लॉस होंगी। गरीबी की समस्या, जो बेरोजगारी की समस्या भारत में है, जो स्वास्थ्य की खराब समस्या है, वो बनी रहेगी। सर रही बात जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, हमें ये ध्यान रखना होगा कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जब भी हम करें
तो उससे इन्वायरमेंट को मिनिमम से मिनिमम क्षति पहुंचाने का प्रयास करें। सर फॉर एग्जांपल हम लोग ये कर सकते हैं कि जो भी डैम हमें बनाने हैं, अगर जैसे देखा जाए अगर हिमालय, सर जो हिमालय रीजन है वो भारत के, अगर जो हम लोग देखें भूकंप जोन मैक्सिंग में, तो वो 4 और 5 रेंज में आता है, जोन 4 और 5 में आता है। तो हमें उस आधार पे हमें प्रॉपर सिविल इंजीनियरिंग के मानकों के हिसाब से बांध की लिमिट या फिर जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसकी लिमिट सेट करनी चाहिए। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एनालिसिस होना ही चाहिए हर प्रोजेक्ट का, और बिना उसके सर किसी प्रोजेक्ट को अलाउ नहीं करना चाहिए वहां पे। तो हमें ये ध्यान देना होगा। दूसरा सर अविरल धारा जो है वो बहुत जरूरी है, इस बात का भी हमें ध्यान रखे। प्रॉपर जो अल्टरनेटिव रूट्स है, अगर किसी डेवलपमेंट के कोई अल्टरनेटिव रूट्स हैं, जैसे अगर बांध के बजाय अगर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जैसे सोलर एनर्जी से अगर वहां पे हम काम चला सकते हैं, तो सर हमें इस तरह का भी प्रयास वहां पे वैल्यू इंजीनियरिंग का प्रयास करना है। ठीक है। जो स्वेज कैनाल के संदर्भ में मेरा प्रश्न था कि जो ये बाबल मंडप जो था, जब आप स्वेज कैनाल के लिए जाएंगे, स्वेज कैनाल से होते हुए जाएंगे तो शुरू में बाबल मंडप पड़ता है, तो ये किन देशों के आधिपत्य में आता है बाबल मंडप? सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मैं सर गेस करना चाहूंगा अगर आप अनुमति है तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर बाब एल मंडप मेरे अनुसार सर जिबूती और यमन इनके सामने पड़ता है, तो इनका। जी बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है आपका। मेरा अगला प्रश्न था, जो अभी निजीकरण की बात कर रहे थे सर, तो कहीं निजीकरण ये बैकडोर से आरक्षण को खत्म कर देगा, ऐसा मतलब कोई साजिश तो नहीं लगती है? क्योंकि अगर आप आरक्षण नहीं, निजीकरण हो जाएगा तो कंपनियां तो आपके काम पे महत्व देंगी, तो क्या ये आरक्षण बैकडोर से खत्म करने का काम नहीं करेगी? सर ये जो निजीकरण है इसकी एक समस्या मुझे भी यही लगती है कि ये आरक्षण के रूल्स को कुछ ना कुछ हद तक क्षति पहुंचा रही है। तो सर इसको गवर्नमेंट मुझे लगता है सर ध्यान देगी। इसके बारे में सर मुझे वापस निजीकरण से जो रिलेटेड इश्यूज है मुझे देखने पड़ेंगे वापस। यानी कि निजीकरण मतलब जैसे सामाजिक न्याय निजीकरण को खत्म कर देगा, निजीकरण सामाजिक न्याय को खत्म कर देगा? नहीं सर, मैं ये बात नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि सर निजीकरण से जो पैसे आ रहे हैं उसको सर उसके फिक्स है कि वो 75% वापस पीएसयूज में ही उसको इन्वेस्ट किया जाता है। बाकी जो 25% है वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड है, उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो सर उसकी कुछ चीजें फिक्स है। तो सर ये इस तरह से दूसरे तरीके से सामाजिक न्याय बनाने का भी प्रयास एक तरह से कर सकता है। लेकिन सर जैसे जो यहाँ पे प्रॉब्लम, जी बताइए। सर जो आरक्षण वाली प्रॉब्लम है ये सर मुझे भी एक प्रॉब्लम लगती है, तो ये देखना चाहिए, इस पे ध्यान रखना चाहिए। ये अभ्युदय योजना, अभी यूपी सरकार ने अभ्युदय योजना लॉन्च की है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं अभ्युदय योजना के बारे में? सर यूपी चूंकि भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से स्टेट है, और यहाँ पे युवा आबादी बहुत ज्यादा है, और युवा आबादी काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करती है, जैसे नीट, जेई, इसके अलावा कैट, इसके अलावा जो और भी सारे एग्जाम है जैसे यूपीएससी और सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन है। तो इसके लिए जो गरीब बच्चे हैं उनको भी सामाजिक न्याय प्राप्त हो सके, बराबर मौका मिल सके सबको, इस वजह से यूपी गवर्नमेंट जो इस क्षेत्र में सबसे टॉप के लोग हैं उनके साथ जो छात्रों को जोड़ने का प्रयास कर रही है और निःशुल्क कोचिंग का प्रयास कर रही है। अच्छा, आपने बताया कि आपने 2018 में अपना बीटेक कंप्लीट किया था। 2018 के बाद अब तक आप क्या कर रहे थे? सर 2018 से मैं सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रहा था, और उसी दौरान सर 2019 में जब मेरा दूसरा अटेम्प्ट था तो मैं यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा में सर मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा था। फिर सर उसके बाद कोरोना काल आ गया तो मैं दोबारा से प्रिपरेशन में ही व्यस्त रहा, और सर मैं वर्तमान में फिर से सर मतलब सिविल सेवा की तैयारी ही कर। मतलब आप आगे अभी कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? जी नहीं सर। और ये आईआईटी वगैरह में शोध दिया आपने, मतलब आईआईटी में शोध का स्तर क्या है इस समय? जैसे बोला जाए कि आप कुछ 2-3 ऐसे एग्जांपल बताइए जो आईआईटी से शोध के लिए जो जाने जाते हैं अपने क्षेत्र में। जी सर आईआईटी जैसे आईआईटी बॉम्बे है, वो सॉरी आईआईटी जो मद्रास है उसने अभी हाल में शक्ति नाम का माइक्रो प्रोसेसर स्वदेशी पहला लॉन्च किया है।
इसके अलावा सर शोध स्तर पे देखा जाए तो बायोटेक, नैनोटेक में आईआईटी रुड़की में भी काफी रिसर्च चल रही है। जो आईआईटी रुड़की से संबद्ध एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी है, वो जल विज्ञान के क्षेत्र में काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है। ये कहाँ चला गया? लिंक टूट गया क्या? हेलो जी गौरव, आप उत्तर को कंटिन्यू करिए। जी सर। सर इसके अलावा जो आईआईटी कानपुर है, आईआईटी कानपुर अभी भारत सरकार के साथ स्टील ड्रोन पे काफी काम कर रहा है, और ड्रोन मतलब वो ड्रोन मेकिंग कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। और इसके अलावा सर अगर हम शोध से हट के अगर स्टार्टअप की ओर देखें तो सर काफी आईआईटीज के स्टार्टअप इस समय टॉप में इंडिया में चल रहे हैं। फ्लिपकार्ट, ये सब सर सारे आईआईटीज के ही स्टार्टअप। आपका जो क्षेत्र है देवरिया, उसी के पास में एक चौरी चौरा थाना है। अभी हाल ही में उसका शताब्दी समारोह मनाया गया था। ये कितने तारीख को मनाया गया था? सॉरी सर, इसका आइडिया नहीं। जैसे इसमें जो डेट है उसको लेकर के विवाद का विषय था कि 2 डेटों के बीच लोगों में और सरकार के मध्य कंफ्यूजन था। तो आपको पता है कि वो डेट कौन से थे? सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं। अभी हाल ही में सरकार ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 को पेश किया था, जो कि जम्मू कश्मीर जो पुनर्गठन अधिनियम 2019 है उसमें संशोधन का प्रस्ताव रखता है। तो इस जो विधेयक है, इसकी प्रमुख खास बातें क्या थी? सर क्या मिल रहा है? सर ये जो विधेयक था उसमें जम्मू कश्मीर का जो एक ऑर्डिनेंस लाया गया था, एजीएमयूटी, जो जम्मू कश्मीर के जो सिविल सेवा के अधिकारी जो संवर्ग था, उसको एजीएमयूटी कैरियर, जो एजीएमयूटी संवर्ग है उसमें मर्ज करने का प्रावधान किया गया था। इसके लिए एक अध्यादेश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई थी, उसको अब सर बिल के माध्यम से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। और अभी हाल ही में सरकार ने एक और बिल लाया था जिसपे बहुत ज्यादा हल्ला मच रहा था, क्योंकि एक चुनी गई सरकार को एक तरह से पीछे दरवाजे से हटाने का काम किया गया था दिल्ली पुनर्गठन अधिनियम द्वारा। तो इसके संदर्भ में आपका क्या मानना है? क्या ये केंद्र सरकार, मतलब दिल्ली जैसा जो केंद्र शासित प्रदेश है, क्या वो डायरेक्ट केंद्र सरकार के अधीन आना चाहिए, या वहाँ राज्य सरकार का भी काम साथ साथ चलते रहना चाहिए जैसा चल रहा था? अभी हाल ही में उपराज्यपाल को जो पुनः परिभाषित किया गया, उसके संदर्भ में आपका क्या राय है? सर इस संदर्भ में मेरी राय सरकार से हट के है। सुप्रीम कोर्ट ने जो 2018 में निर्णय दिया था, तो उस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने साफ इस बात को रखा था कि जो चुनी हुई सरकार है, उस चुनी हुई सरकार को जो भी उपराज्यपाल है, उनका कर्तव्य ये है कि चुनी हुई सरकार के सहयोग से काम करे। हालांकि सर सरकार भी इस बात को कह रही है कि ये जो परिवर्तन किया गया है, जो दिल्ली एनसीटी एक्ट लाया गया है, इसके माध्यम से ये सहयोग को ही बढ़ावा देगा। लेकिन चूंकि इसमें सीधे परिभाषित किया गया है कि चुनी हुई सरकार से तात्पर्य उपराज्यपाल होंगे, तो सर मेरे हिसाब से ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से थोड़ा सा हटके है। तो सर ये थोड़ा सा चिंताजनक है और इसको लोकतांत्रिक तरीके से सॉल्व किया जाना चाहिए। जैसे दिल्ली की जो परिस्थिति है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की जो परिस्थिति है, दिल्ली एक राजधानी क्षेत्र भी है, तो ऐसे में वहां चुनी गई सरकार ज्यादा महत्वपूर्ण होगा या उपराज्यपाल के थ्रू केंद्र सरकार का शासन? सर जैसे दो चीजों को हम लोग, एक मिनट, मुझे 2-3 उदाहरणों के माध्यम से बताइए कि क्यों ऐसा। आप अपने उत्तरों के पुष्टिकरण में 2-3 उदाहरण भी दीजिए। सर क्योंकि दिल्ली एक प्रशासनिक क्षेत्र है, और इस वजह से जो आर्टिकल 239AA जो लाया गया था संविधान संशोधन के माध्यम से, सर इस चीज का उसमें ध्यान ये रखा गया था कि जो एक राज्य, एक जो भारत राष्ट्र की राजधानी के तौर पे उसका प्रशासन सही से चल पाए, इसके लिए वहां पर पुलिस, भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था, इसको दिल्ली की चुनी हुई सरकार के दायरे से बाहर रखा गया था, ताकि इस मामले में कोई अव्यवस्था न फैल पाए। लेकिन जो अन्य जो भी कार्य हैं, जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड कार्य हैं, वो स्थानीय लोगों की, क्योंकि सर दिल्ली की आबादी भी इतनी ज्यादा है और करीब 2 करोड़ से अधिक आबादी है और 7 वहां से सांसद चुने जाते हैं,
तो चूंकि वहां के लोगों को भी लोक प्रतिनिधि जो जन प्रतिनिधित्व का फायदा मिल सके, इस वजह से सर मेरे हिसाब से दोनों चीजें जरूरी है। तो मेरे हिसाब से प्रशासनिक तो भी वहाँ जरूरी। पे जैसे जो डेवलपमेंट का कार्य है वो नगर निगम भी कर सकती है, तो फिर ऐसे में एक लंबा चौड़ा बजट सुनी हुई सरकार के लिए और ऐसे रखने का क्या मतलब है तब? क्योंकि आप देखिए मतलब जो बहुत ही छोटा प्रदेश है, तो ऐसे में चुनी गई सरकार का क्या मतलब है वहां पे? क्योंकि नगर निगम भी वो कार्य कर सकती है, डेवलपमेंट का कार्य। सर चुनी हुई सरकार का सर वही तात्पर्य है, जैसे अगर हम यूपी को देखें, यूपी में भी 20 करोड़ आबादी है सर, यहाँ पे भी हम चाहे तो नगर निगम के हिसाब से शासन कर सकते हैं। लेकिन सर चुनी हुई सरकार क्योंकि अपने आप में जो संवैधानिक जो दायित्व है, जो लोकतांत्रिकरण है, जो शक्ति का विकेंद्रीकरण है, उस दायित्व को निभाती है। तो सर मेरे हिसाब से ये जरूरी है, दोनों सर इस स्तर पे शासन जो अनुषांगिकता का सिद्धांत है उसके आधार पर ये सर जरूरी करता है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार का जो अभी हालिया बजट था, इसके थीम क्या थी? जो बजट का जो थीम था सर जो 2021 का बजट था उसकी थीम थी स्वावलंबन से सशक्तिकरण। ठीक है, बिल्कुल सही। अब महिलाओं के लिए कोई दो योजनाएं बता दीजिए जो अभी इसी बजट में शुरू की गई हैं। सर एक तो कन्या सुमंगला स्कीम प्रारंभ की गई है सर, इस बजट में शुरू की गई है, मैं इस बात पे कंफर्म नहीं हूँ पर पहले से शुरू है इस बजट में प्रावधान है, मुझे वो पता। हाँ वही बता दीजिए, दो स्कीम के नाम बताइए। सर एक तो है कन्या सुमंगला स्कीम है और सर दूसरी का आइडिया नहीं है पर। अच्छा कोई नहीं। जो अभी आपने चंद्रशेखर रावण का नाम सुना है? सर मुझे सेकंड स्कीम याद हो गई, अगर वापस रिकॉल हो गई अगर आप बताएं तो मैं आज्ञा देता हूं। मैं बताइए बताइए, कोई दिक्कत नहीं, बताइए। सर मिशन शक्ति और ये जो पिंक पुलिस से संबंधित जो भी प्रावधान है वो किए गए इस बजट में। अच्छा अच्छा, ये जो आपने चंद्रशेखर रावण का नाम सुना है? जी सर। ये किस लिए अभी चर्चा में थे हाल ही में? सर भीम आर्मी ये भीम आर्मी के संस्थापक हैं और दलित प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, जैसे टाइम मैगजीन ने इन्हें अपने जो 100 उभरते नेता हैं उसमें शामिल किया था इसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट मेंबर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप ये बताइए पहले तो कि आप पूर्वांचल क्षेत्र से आते हैं, वहां पर जो स्थानीय भाषा बोली जाती है वो भोजपुरी है, ठीक है? तो भोजपुरी को कई बार ऐसा मांग किया जाता रहा है कि अनुसूची जो 8वीं अनुसूची उसमें शामिल किया जाए। हालांकि जो गैर भोजपुरी भाषी क्षेत्र है वहां पर इस भाषा की पहचान एक अश्लील भाषा के रूप में है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? तो सॉरी लास्ट की आवाज नहीं आई क्लियर। कह रहा हूं कि आप पूर्वांचल क्षेत्र से आते हैं और वहां जो स्थानीय भाषा बोली जाती है वो भोजपुरी है। बहुत लंबे समय से यह मांग की जाती रही कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, ठीक है? हालांकि समस्या क्या है कि जो गैर भोजपुरी भाषी क्षेत्र है वहां पर इस भाषा की जो पहचान है वो एक अश्लील भाषा के रूप में ज्यादा है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर चूंकि मैं भी पूर्वांचल से आता हूं तो सर मेरे हिसाब से भोजपुरी काफी एक मधुर भाषा है। सर अश्लीलता जो है इसका ऑब्जेक्टिफिकेशन के कारण उत्पन्न हुआ है। सर अश्लीलता की कुछ हद तक है और ये अश्लीलता जो वर्तमान में इसका ऑब्जेक्टिफिकेशन कर दिया गया है इस वजह से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि सर वर्तमान में इस चीज की डिमांड इन चीजों की बढ़ रही है। तो जो भी साहित्य आ रहे हैं या फिर जो भी मूवीज बन रही है, जो भी सिनेमा आ रहा है भोजपुरी सिनेमा, इसमें ये चीज इस चीज के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि सर अगर भोजपुरी बोली के हिसाब से देखें वर्तमान में तो बोली के हिसाब से ये काफी मधुर भाषा है और अश्लीलता तो सर हर भाषाओं में है, जैसा हम उपयोग करेंगे वैसा वो भाषा बन जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए? सर हालांकि पूर्वांचल क्षेत्र की मांग है कि इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, तो सर मेरा मानना है कि इसको जो चीजें हैं जो 8वीं अनुसूची की कुछ रिक्वायरमेंट है तो ये पूरी तरह से उसको मतलब फॉलो नहीं कर पाती है। जैसे इसका कोई विशेष व्याकरण नहीं उपलब्ध है भोजपुरी साहित्य का, या फिर कोई बहुत लंबी साहित्यिक परंपरा नहीं चली आ रही है। तो सर मेरा मानना ये है कि इसको बोली एक हिंदी के बोली के रूप में ही रखा जाना ज्यादा अच्छा है। ये बताइए कि 8वीं अनुसूची में जो प्रक्रिया होती है किसी भाषा को शामिल करने की, वो प्रक्रिया क्या है? सर ये 8वीं अनुसूची को
सर मुझे सर एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा सा सर गेस करना चाहूंगा अगर आप अनुमति दें। जी करिए। सर 8वीं अनुसूची में साधारण संसद के साधारण बहुमत से 368 के अलावा जो संविधान संशोधन होता है उसके अनुसार संशोधित मतलब भाषाएं शामिल की जा सकती। सॉरी सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे याद नहीं है। चलिए कोई नहीं। आप ये बताइए कि आपको हाल ही में जो म्यांमार में राजनीतिक घटनाक्रम है उसके बारे में जानकारी है? क्या घटनाक्रम रही है वहां पर अभी? सर वहां पे इलेक्शंस हुए थे और जो सर मैं नाम भूल रहा हूँ, वहाँ की जो सबसे बड़ी प्रतिनिधि थी उनको सेना ने क्या क्या गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया कि इलेक्शंस में धांधली हुई है और इस कारण से वहां पे विरोध होने लगा कि वापिस उनको लाया जाए। सर मैं भी उनका नाम भूल रहा हूँ थोड़ा। चलिए कोई नहीं। तो एक तरफ जो भारत है वो अपनी इस परंपरा पर बहुत गर्व करता है कि हम अपने यहाँ शरणार्थियों को जगह देते हैं, चाहे वो बांग्लादेश के समय रहा हो या फिर उससे पहले तिब्बत में जो शरणार्थी तिब्बत से आए थे उनके लिए रहा हो। लेकिन हाल के वर्षों में ऐसा देखने को मिला कि भारत के अंदर जो शरणार्थी आ रहे हैं उनको सरकार की तरफ वैधता प्रदान नहीं की जा रही, उनको वापस देने की तैयारी की जा रही है। ठीक है, हाल ही में जो चाहे रोहिंग्या शरणार्थियों का एक संकट रहा हो या फिर अभी जो हाल ही में घटनाक्रम हुए उसकी वजह से, तो इसके बारे में अभी क्या रहा है? क्या भारत जो अपनी सांस्कृतिक पहचान है उससे पीछे हट रहा है? सर इसमें मेरे कुछ मत है। जैसे एक तो सर सबसे बड़ी बात है कि भारत रिफ्यूजी कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, और सर जो दूसरी बात है कि भारत हमेशा से शरणार्थियों को स्थान देता रहा है और अभी भी इसके मतलब विपक्ष में नहीं है कि शरणार्थियों को स्थान न दिया जाएगा। बात यह है कि अवैध जो शरणार्थी आते हैं और जिससे भारत की इंटरनल सिक्योरिटी पे जो प्रभाव पड़ता है, इस वजह से अवैध शरणार्थियों को भारत हमेशा से मना करने के पक्ष में रहा है कि नहीं, इनको नहीं आने देना है। अगर प्रॉपर जो प्रोसीजर है, जो भारत में शरण लेने का प्रोसीजर है, अगर इस हिसाब से शरणार्थी आते हैं तो भारत हमेशा से सर अनुमति देता रहा है और ये भारत की सांस्कृतिक पहचान के साथ कायम है। और सर इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी लाया गया कि इनको जगह दी जाए। बहुत से लोगों द्वारा ऐसा कहा गया कि जो सीए का जो एक्ट आया है अभी, ठीक है, वो बहुत विवादास्पद रहा है। क्या आपको इसके बारे में आइडिया है? जी सर, सीए के बारे में आइडिया है। तो आप सर उसमें ये डिमांड, जी बोलिए आप बोलिए। सर उसमें ये डिमांड थी कि जो ऐसा कहा जा रहा था कि वो एक विशेष धर्म विशेष के साथ भेदभाव है। जैसे अगर उसमें देखा जाए तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान के और बांग्लादेश के जो हिंदू, सिख और इसके अलावा जो ईसाई जो संप्रदाय के लोग थे उनको अनुमति दी जा रही थी। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि एक विशेष संप्रदाय के लोगों को क्यों इसमें बाहर किया गया, जबकि अहमदिया जो है वो भी पीड़ित है, रोहिंग्या भी पीड़ित है, तो क्यों ना इसको भी अनुमति दी जाए। बस सर इस बात को लेके प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है, आप मुझे एक लास्ट प्रश्न बताइए कि हाल ही में यूपी में कुछ रामसर साइट्स को शामिल किया गया है। ठीक है, आप एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट होने के नाते आप इसका महत्व बताइए। पहले तो बताइए कितने रामसर साइट यूपी में भी हैं? सर जहां तक मुझे याद है सर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है क्योंकि अभी कुछ रिसेंट में चेंजेस आए थे। मुझे सर कुछ साइट्स के नाम याद हैं और महत्व में बता सकता हूँ कि रामसर साइट्स का महत्व क्या है। सर मैं ये बता सकता हूँ। तो सर कुछ साइट है जैसे सरसई नावर है, पर्वती आगरा है, समन है, इसके अलावा कांडी है। तो ये कुछ जो रामसर साइट्स हैं वो बेसिकली एक तो ये करेगा कि जो आर्द्र भूमियां हैं उनका महत्व जनता को बताएगा। इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता बढ़ाएगा कि इनको बचाया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्तमान में सबसे ज्यादा यही जो है पॉल्यूशन का सामना कर रही है। तो सर ये इसका कुछ महत्व है। चलिए ठीक है, निशान सर। यूपी गवर्नमेंट की कोई एक ऐसी पॉलिसी बताएंगे जो एग्रीकल्चर और किसानों की आय को दोगुना करने का प्रयास करता हो? यूपी गवर्नमेंट की सर अभी सर बजट में काफी प्रावधान किए गए, लेकिन सर मुझे कोई स्कीम नहीं याद है। सॉरी। आप देवरिया के रहने वाले हैं, देवरिया के बगल में जिला है गोरखपुर। अभी रिसेंट में क्या हुआ कि गोरखपुर में एक सुनहरी महोत्सव मनाया गया है, तो सुनहरी महोत्सव के बारे में कुछ बताएंगे? सॉरी सर इसका
और मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो एक केस स्टडी है कि आपका पोस्ट है डीएसपी, ठीक। आपको अपने विश्वसनीय स्रोतों से पता चलता है कि जो प्रदेश के एक बड़े मंत्री है वो पुलिस विभाग के कुछ कार्मिकों को शामिल करके धन की उगाही कर रहे हैं, और इसमें आपके सीनियर्स भी शामिल हैं। आपके पास ऑप्शंस क्या क्या होंगे? सर मेरे पास तो ये ऑप्शंस होंगे, सबसे पहले कि मैं बिना खबर को कंफर्म किए जो कार्यवाही है वो कर दूं। इसके अलावा मेरे पास दूसरा विकल्प ये होगा कि मैं पहले खबर की पुष्टि करूं, अपने जो विश्वासपात्र जो सीनियर अधिकारी हैं पहले उनसे भी कंसल्ट करूं, उनकी भी राय लूं कि ऐसी ऐसी खबर है, और उनसे भी सूचना साझाकरण करूं। और सर इस हिसाब से मैं विकल्प देख रहा हूँ, कुछ एक दो विकल्प। धन्यवाद। गौरव, आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत सही था, ठीक है। आपकी लॉजिकल एबिलिटी अच्छी है, नॉलेज और कंटेंट दोनों अच्छा है, बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी है, क्योंकि आप यूपीएससी का इंटरव्यू ऑलरेडी दे चुके हैं, तो इस सब में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बट आप ये ध्यान रखिए कि आपका जो इंटरव्यू होगा वो 15 से 20 मिनट का ही होगा, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा ले लिया क्योंकि मॉक इंटरव्यू थोड़ा आपको ग्रिल कर रहे थे हम, वहाँ भी कुछ ऐसे होगा, फैक्चुअल डिटेल्स ज़्यादा रहेंगी आपकी, ठीक है। और इसके अलावा जो मैं कर रहा था कि आप एक क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे और मैं बीच में इंटरप्ट करके आपको हटा दे रहा था, ये आपके साथ वहाँ होने वाला है। कुछ ऐसे पैनल्स हैं वहाँ पे जो आपके साथ ऐसा करेंगे। आप किसी क्वेश्चन को अच्छे से आपको पता है, आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो बीच में कूद जाएंगे, आपको 3-4 क्वेश्चन आप पे फेंकेंगे, ठीक है। आपको यही हैंडल करना है, क्योंकि 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 1500 मार्क्स का आपका रिटर्न हो चुका है, सिलेक्शन आपका हो गया है, ठीक है। 100 मार्क्स का इंटरव्यू, इसको जाइए अच्छे से दीजिए और कॉन्फिडेंटली दीजिए, ठीक है। मेरी बस यही राय है। और हेलो जी, बताइए। हाँ सर, मैं वो बोल रहा था कि अगर वो ऐसे बीच में बोलेंगे तो रुक जाना है ना, और तो उनको हाँ, रुक जाना, तो उनको करना इंटरप्ट नहीं नहीं है। करना है, क्योंकि जैसे उनको पता चल गया आपको क्वेश्चन आता है, वो आगे बढ़ जाएंगे। जब आता है उसको पूछने की जरूरत क्या है, जो नहीं आता उस पर रुकेंगे वो, ठीक है। अच्छा, ऐसे करने वाले हैं। और यूपी रिलेटेड जो भी आपके करंट अफेयर्स है, रिसेंट इवेंट्स हैं, जैसे सर ने पूछा अभ्युदय योजना, ठीक है। और आपके जो एरिया है, जैसे आपका देवरिया है, तो वहाँ लैंग्वेज को रिलेटेड या उसकी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे 2018 जो बैच का इंटरव्यू हुआ था, तो विकास दुबे एनकाउंटर हुआ था, उस पर क्वेश्चन आ रहे थे। तो ऐसा कुछ अगर हुआ आपके इंटरव्यू, जैसे कौन सी डेट को है आपका इंटरव्यू? तो 7 अप्रैल को है। हाँ, तो उससे पहले कुछ नहीं होगा, वैसे 7 दिन है। थोड़े रिसेंट इवेंट्स जो 1-2 दिन पहले के, वो अगर कुछ ऐसा हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट, जैसे हम लोगों ने पूछा था आईपीएस अधिकारियों को 3 को वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। बाकी सब आपका बढ़िया है, ठीक है, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जैसे अभी चौरी चौरा शताब्दी समारोह था, जो भी करंट इवेंट है उनको सर ने बताया, उस हिसाब से आपको अपने जिले के हिसाब से भी, जैसे देवरिया जिले की क्या समस्याएं हैं, आप उनको कैसे दूर करेंगे, 5 प्रमुख समस्याएं, 5 प्रमुख खूबियां, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट, ये सब आप थोड़ा सा एक बार तैयार कर लीजिएगा। और बाकी तो आपका जवाब बिल्कुल मतलब सही था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गौरव, मतलब आपने बस इंफॉर्मेशन सारी अच्छी दी है, ठीक है। बट ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो रही, जो आपको नहीं आइडिया थी, उनको एक बार सर्च कर लीजिए, क्योंकि यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जिस सर बताए अभी, ठीक है। तो यही है आपका की पॉइंट। बाकी आपकी लैंग्वेज स्किल अच्छी है, बहुत अच्छा ले रहे हैं आप, बाकी कोई दिक्कत